हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ डीमन स्लेयर के एक और नए एपिसोड के साथ। और आज का एपिसोड का नाम होने वाला है द मूव इन मोइचिरो। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मोइचिरो ग्योक्के के पॉइजन पॉट से बाहर आ गया है और अपने शरीर में लगे हुए जहरीले नीडल्स को बाहर निकल रहा है। फिर मोइचिरो कोटेत्सु को देखता है जो कि जमीन पे घायल पड़ा हुआ है। तभी उसके पीछे बहुत सारे डीमन फिश आ जाते हैं और मोइचिरो सोचता है कि उसके पास इनसे लड़ने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। तभी मोइचिरो को उसके पापा का चेहरा याद आता है जो उनसे कह रहा है तुम ये कर सकते हो। इधर हमें मोइचिरो की बचपन का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि मोइचिरो के पापा एक लक्कड़हारा था और मोइचिरो हमेशा उनकी काम में मदद किया करता था। जब मोइचिरो 10 साल का था तब एक बीमारी की वजह से उसकी माँ का डेथ हो जाता है और उसके पापा भी जब तूफान में उसकी माँ के लिए दवाई लेने जाता है तो पहाड़ी से फिसल के उनकी भी मौत हो जाती है। उन दोनों के मरने के बाद मोइचिरो अनाथ हो जाता है, लेकिन वो अकेला नहीं था क्योंकि उसके साथ उसका जुड़वा भाई योइचिरो भी था जो उससे बड़ा था। मोइचिरो और ओइचिरो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जब वो दोनों अपने पेरेंट्स की कब्र से वापस लौट रहे थे तब योइचिरो कहता है कि दूसरे की मदद करने से कभी किसी को फायदा नहीं होता। ये बात सुनकर मोइचिरो को बुरा लगता है और वो कहता है कि जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो आखिर में कोई ना कोई हमारी मदद भी करता है, और यही उनके फादर भी कहते थे। ये सुनकर योइचिरो कहता है कि उस मरे हुए आदमी की बातों को भूल जाओ जो कि दूसरों की मदद करते हुए मारा गया है, और वैसे भी उस दवाई से मदर की तबीयत भी ठीक नहीं होने वाली थी। तो अगर फादर उस तूफानी रात में बाहर नहीं जाते तो वो आज जिंदा होते। योइचिरो की बात सुनकर मोइचिरो शॉक हो जाता है और योइचिरो उससे कहता है कि यही सच है और तुम्हारे नाम में जो मुंह है उसका मतलब कमजोर होता है और बेकार भी। ये सब सुनकर मोइचिरो रोने लगता है। उसके बाद से मोइचिरो को लगने लगता है योइचिरो उससे नफरत करता है। कुछ समय बाद मोइचिरो पानी भरने के लिए जाता है और उसे वहाँ एक खूबसूरत सी लेडी दिखती है। मोइचिरो को लगता है वो एक पेड़ का स्पिरिट है। असल में वो मास्टर कागया का फर्स्ट वाइफ आमाने हैं। वो उन दोनों भाइयों को डीमन स्लेयर बनने का ऑफर करती है। आमाने उनसे कहता है कि वो दोनों योरिची की वंशज है जिसने पहली ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था, लेकिन योइचिरो उसे बुरा भला कह के वहाँ से भागा देता है। उसी रात मोइचिरो योइचिरो को उनके साथ जाने के लिए कहता है, जिस पर योइचिरो उसको डांट देता है और कहता है तुम्हें खाना बनाना तो ढंग से आता नहीं है और तुम तलवार चलाने की बात कर रहे हो। तुम भी मम्मी पापा जैसे हो। माँ बीमार होने के बाद भी काम करती थी और पापा भी तूफान में दवाई लाने के लिए चले गए। लोगों को हेल्प करना सबकी बात की बात नहीं है, वो सिर्फ ताकतवर लोग ही कर सकते हैं। हम अभी बच्चे हैं और वो लेडी भी सिर्फ हमारी फ़ायदा उठाना चाहती है। ये सब सुनकर मोइचिरो रोने लगता है और उस इंसिडेंट के बाद से वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। योइचिरो के मना करने के बाद भी एक दिन अमाने उनके घर आती है, लेकिन योइचिरो उस पर पानी फेंक के उन्हें भगा देती है। फिर कुछ महीनों बाद गर्मियों का मौसम आ जाता है और गर्मियों के कारण दोनों भाई अपने घर के दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। उस रात अचानक ही उनके घर एक डीमन आ जाता है और वो डीमन ये देख के खुश हो जाता है कि घर में सिर्फ दो बच्चे हैं। फिर वो डीमन मोइचिरो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे बचाने के लिए योइचिरो उसके सामने आ जाता है जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। मोइचिरो उसे पकड़कर पीछे ले जाता है और योइचिरो दर्द के मारे बुरी तरह से चीखने लगता है। वो डीमन उनसे चुप रहने को बोलता है और कहता है कि तुम लोग जियो या मरो, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी बेकार है। अब ये सुनकर मोइचिरो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह हो जाता है और मोइचिरो को कुछ भी याद नहीं रहता। हम देखते हैं मोइचिरो के हाथ पे एक कुल्हाड़ी है और वो अपने सभी हथियारों से उस डीमन को ज़मीन पर गाड़ दिया है और एक पत्थर की मदद से उसका सर भी कुचल दिया है। अब उस डीमन पर धूप गिरने के कारण उसका बॉडी राख बन जाता है। फिर मोइचिरो योइचिरो को देखने के लिए घर की तरफ जाने लगता है, पर मोइचिरो की हालत भी बहुत ही खराब था और वो जैसे तैसे करके मोइचिरो तक पहुंचता है। योइचिरो अब मरने की हालत पे था। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा भाई मेरी तरह नहीं है, वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता है, पर मैंने उसे रोक दिया, इसीलिए सिर्फ इसका सज़ा मुझे मिलना चाहिए। अब ये सुनकर मोइचिरो रोने लगता है। आखिर में योइचिरो उसे मुंह का असली मतलब बताता है, जो है लिमिटलेस। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहां मोइचिरो के चेहरे पे दो निशान आ जाते हैं, बिल्कुल तांजीरो की तरह। अब मोइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म शिफ्टिंग फ्लो स्लैश यूज़ करता है और सभी के सभी फिश डीमन को मार देते हैं। फिर वो कोटेत्सु से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो कोटेत्सु उसे हागे नेजुका को बचाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ग्योक को हागे नेजुका पर हमला किए जा रहा था और उसकी एक आंख भी फोड़ दिया था, लेकिन हागे नेजुका तलवार बनाना नहीं छोड़ता और ये देख के वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी मोइचिरो पीछे से आकर ग्योको पर हमला कर देता है, लेकिन ग्योको उससे बचकर अपने मटके में वापस चला जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि मोइचिरो उसके वाटर पॉट से जिंदा बच गया। अब ग्योको की नज़र मोइचिरो के मार्क पर जाती है और उसे याद आता है कि लॉर्ड मुजा ने उसे एक इयररिंग वाले लड़के के बारे में कहा था जिसके माथे पे बिल्कुल ऐसा ही मार्क था।
अब मोइचिरो फिर से ग्योक्को पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्योक्को अब अपने डीमन आर्ट की मदद से एक ऑक्टोपस वाली पॉड निकलता है, जिसमें से ऑक्टोपस के बड़े बड़े टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और उस वर्कसेट के तबाह कर देते हैं और मोइचिरो के तलवार भी तोड़ देते हैं। हागे नेजुका भी बाहर आकर गिरता है, लेकिन वो फिर से उस तलवार को बनाने में लग जाता है। ये सब देखकर ग्योक्को और भी ज़्यादा चिढ़ने लगता है। ग्योक्को मोइचिरो से कहता है कि अब तक मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम लोगों को सचमुच मार डालूंगा। तभी मोइचिरो उस टेंटिकल्स को एक झटके में काट देता है। असल में कानामोरी मोइचिरो को एक नया तलवार दे दिया था और इसके लिए मोइचिरो कानामोरी को शुक्रिया अदा करता है। कानामोरी कहता है, मैंने ये तलवार बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसा टेत्सुइडो ने तुम्हारे लिए बनाता था। मोइचिरो कहता है टेत्सुइडो उसका पहला स्वॉर्डस्मिथ था और उनके मौत दिल की बीमारी के कारण हुई थी। अब ग्योक्को कहता है कितनी भी तलवारें बदल लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले सीन में हमें मोइचिरो और टेत्सुइडो के पास सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेत्सुइडो को चिंता है कि मोइचिरो को कोई समझ नहीं पाएगा। मोइचिरो कितनी परेशानियों से गुजरा है और अब तो उसका याददाश्त भी चला गया है। उनके जाने के बाद मोइचिरो का क्या होगा, ये लेके उनको बहुत ही चिंता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां मोइचिरो टेत्सुइडो से माफ़ी मांगता है उन्हें चिंता में डालने के लिए, और अब उसकी ज़्यादातर याददाश्त भी वापस लौट आई है। अब मोइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करके उस ऑक्टोपस को पूरी तरह से काट देता है और आगे बढ़ के ग्योक्को की गर्दन पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्योक्को फिर से गायब होकर दूसरे मटके में चला जाता है। ग्योक्को कहता है कि तुम कितना भी तेज क्यों ना हो जाओ, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। जिसके जवाब में मोइचिरो कहता है, 100 साल से जिंदा होने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब ग्योक्को देखता है कि उसके गले पे एक कट लग गया है। मोइचिरो उससे कहता है अगली बार वो उसकी गर्दन जरूर काट देगा। ये सुनकर ग्योक्को मोइचिरो के पीछे एक मटके में से बाहर निकलता है और उस पर पानी से हमला कर देता है। मोइचिरो उस हमले से बचते हुए अपने भाई की आखिरी बातों को याद करता है, जो उसने मरने से पहले कही थी। वो मोइचिरो से माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो कभी भी मोइचिरो से अच्छे से बात नहीं करता था और वो कभी भी दयालु नहीं बन पाया, क्योंकि कुछ चुने हुए लोग ही दयालु बन सकते हैं। वो कहता है, हम कितनी भी अच्छी ज़िंदगी जी ले, आखिर में भगवान हमें बचाने नहीं आता है। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम मेरी तरह नहीं हो, तुम दूसरों की मदद कर सकते हो क्योंकि तुम्हें चुना गया है। मोइचिरो ऐसा सोचते हुए ग्योक्को पर हमला कर देता है और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, मोइचिरो की पास्ट स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई एपिसोड के साथ।